हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 सोशियोलॉजी चैप्टर फर्स्ट भारतीय समाज एक परिचय को पढ़ने वाले हैं। आपको पता है समाज शास्त्र में आपको 2 पाठ्य पुस्तक पढ़ने हैं, जिसमें से पहली पाठ्य पुस्तक में आपका परिचय भारतीय समाज की आधारभूत संरचनाओं से कराया जाएगा और जो द्वितीय पाठ्य पुस्तक है उसमें भारत के सामाजिक परिवर्तन एवं विकास की विशिष्टताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का उद्देश्य यही है कि भारतीय समाज से आपका परिचय कराया जाए, यानी कि इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, लेकिन सहज बोध के नजरिए से नहीं बल्कि समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से। कहने का मतलब हुआ कि पहले से ही आपको कुछ न कुछ समाज के बारे में ज्ञान होता है, क्योंकि समाज शास्त्र ही एक ऐसा कह सकते हैं कि सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपको शून्य से आप कभी नहीं शुरू कर सकते हैं। इसके बारे में आपको पहले से ही नॉलेज होता है, और वो आपके पास औपचारिक नॉलेज हो या अनौपचारिक नॉलेज हो, तो किसी तरह का नॉलेज हो, लेकिन समाज के बारे में आपके पास नॉलेज होता है क्योंकि आप इसी समाज में पले बड़े हैं, तो आपके पास इसके बारे में कुछ न कुछ नॉलेज होता है। तो कह सकते हैं कि समाज शास्त्र की जो शुरुआत है वो शून्य से कभी नहीं हो सकती है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा पढ़ने का प्रयास करते हैं। आप लोग अच्छे से समझिएगा, सारे के सारे एनसीईआरटी को अच्छे से मैं इलेबोरेट करके एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। देखिए, कहा जाता है एक महत्वपूर्ण अर्थ में समाज शास्त्र उन सभी विषयों से अलग है जिन्हें आपने पढ़ा हो। यह एक ऐसा विषय है जिसमें कोई भी शून्य से शुरुआत नहीं करता है, यानी कि जीरो से कोई भी शुरुआत नहीं करता है, क्योंकि पहले से ही वो समाज से कुछ न कुछ तो सीखा हुआ रहता है भाई, क्योंकि वो इसी समाज में पला है, तो उसको समाज के बारे में कुछ न कुछ तो जरूर से जरूर पता रहता है। आप अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके पास नॉलेज नहीं है, आप अपने आसपास में देखिए ऐसे लोगों को जिनके पास किताबी कोई भी नॉलेज नहीं है, जिसने कभी भी समाज शास्त्र बुक को पढ़ा ही नहीं है, सब्जेक्ट को पढ़ा ही नहीं है, फिर भी उसके पास कुछ न कुछ समाज के बारे में नॉलेज होगा, है कि नहीं। तो समाज के बारे में पहले से ही आपके पास कुछ न कुछ पता होता है, नॉलेज होता है, तो आप कह सकते हैं कि आप इसका शून्य से शुरुआत नहीं करते हैं इस बुक का, मतलब इस सब्जेक्ट का। इनका ज्ञान हमें या तो औपचारिक होता है या अनौपचारिक होता है। औपचारिक कहने का मतलब हुआ फॉर्मल, जिसमें कि जैसे फॉर्मेलिटी निभाया जाता है। जैसे आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में गए, आपको मतलब एक पर्टिकुलर रूप में शिक्षा दिया जाए, उसको औपचारिक कहा गया। औपचारिक कहने का मतलब हो गया कि एक प्रक्रिया जिसमें, जैसे अगर हम लोग शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में हो गया कि छात्र और छात्रा नियमित रूप से शिक्षा संस्थान में जाते हैं, वहां शिक्षक उनको पढ़ाते हैं, तो ये औपचारिक ज्ञान हो गया, औपचारिक शिक्षा हो गया। और यही अनौपचारिक की बात करें तो अनौपचारिक का मतलब हो गया कि जैसे जो प्राकृतिक से, जैसे हम लोग समाज में पले बड़े, तो जहां से हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ ना, उसको अनौपचारिक कहेंगे। आप लेटर भी लिखते हैं तो औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र लिखना होता है। जब औपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे आपको फॉर्मेलिटी को निभाना होता है, जबकि अनौपचारिक पत्र में आपको डायरेक्टली उसको आप में अपनी मुद्दे को लिख दे। तो ये सारे बातों को आपको ध्यान देना है, ठीक है। कहता है परंतु जो हमारा समाज है, समाज के बारे में बहुत सारा ज्ञान हमें सुस्पष्ट पढ़ाई के बगैर प्राप्त किया हुआ होता है। हाँ बिल्कुल, समाज के बारे में आपको पहले से ही बहुत सारे ऐसे नॉलेज हैं जो कि आपके पास होते हैं। तो समाज के बारे में जो ज्ञान है इसका स्वाभाविक या अपने आप प्राप्त किया हुआ ही प्रतीत होता है, क्योंकि यह हमारे बड़े होने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अभिन्न हिस्सा है। जैसे पहली कक्षा में प्रवेश कर रहे अगर कोई भी बच्चा फर्स्ट क्लास में है, तो आप उससे यह अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि उसको इतिहास के बारे में, चाहे भूगोल के बारे में, चाहे मनोविज्ञान या अर्थशास्त्र, किसी भी विषय के बारे में उसके पास पहले से ही कुछ जानकारी हो। लेकिन एक 6 साल का जो बच्चा होगा, एक 6 साल का 6 ईयर का जो बच्चा होगा, उसके पास समाज के बारे में कुछ न कुछ जानकारी जरूर होगा, कुछ न कुछ जरूर जानता होगा। सबसे पहला बात यह है कि रिलेशन जानता होगा, अपने माता पिता को जानता होगा कि ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, तो इनके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये आपको समझना होगा। आप वही हम लोग का जस्ट एग्जांपल लीजिए। आप लोग क्या हो चुके हैं, लगभग 18 के पास जाने वाले हैं ना, 16 साल, आप 16 साल प्लस एज है आपकी, तो 18 साल के युवा होने के नाते आप भी अपने समाज के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। इसलिए नहीं कि आप समाज का अध्ययन किए हैं, आप तो समाज शास्त्र क्लास 11 से पढ़ना शुरू किए हैं, इसलिए कि आप समाज में क्या करते हैं, रहते हैं और इसमें क्या है, पले बढ़े हैं। तो आप समाज में पले बढ़े हैं, इसलिए आपके पास समाज के बारे में नॉलेज है, तो समाज शास्त्र के बारे में आपके पास पहले से ही नॉलेज है। लेकिन अभी क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, मान लीजिए कोई एनसी क्लास का बच्चा है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको आपको जीरो से शुरू करना है, ठीक है। उसको संज्ञा के बारे में उसके पास कुछ नॉलेज नहीं है, तो आपको संज्ञा पढ़ाना है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे समझिए, तो आप उसको संज्ञा अपनी भाषा से समझा सकते हो। लेकिन क्या हो जाएगा, उसके पास पहले से ही कुछ न कुछ संज्ञा के बारे में नॉलेज हो, तो आपको उसको समझाना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है थोड़ा सा आपको उसको समझाने में। जैसे आप क्या हो गया, जैसे कोई चीज शून्य है, उसमें कुछ जानकारी नहीं है, तो आप जिस तरह से चाहेंगे उसको उस तरह से ढाल सकते हैं ना। लेकिन यही होता है समाज शास्त्र में, क्या होता है कि हम लोग स्टार्टिंग से हम लोग के पास जिस तरह के समाज में रहते हैं उस तरह का नॉलेज
नॉलेज हमारे अंदर रहता है। तो देखिए पहले से ही या अपने आप प्राप्त किया गया सहज ज्ञान या सहज बोध समाजशास्त्र के लिए बाधक भी है और सहायक भी है। बाधक क्यों है, सहायक क्यों है, इसको हम लोग समझते हैं। सहायक इसलिए है कि आमतौर पर छात्र समाजशास्त्र से डरते नहीं, उन्हें लगता है कि विषय आसान होगा क्योंकि इसकी विषय वस्तु के बारे में उन्हें पहले से कुछ पता है। लेकिन मैं बतला दूं, ये कॉमन सेंस द्वारा प्राप्त किया ज्ञान जो होता है, जो हम लोग नेचर के द्वारा या अपने आसपास के माहौल के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो समाजशास्त्र के लिए बाधा भी होता है। तो आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जा सकता है कि समाजशास्त्र के लिए पहले से प्राप्त किया गया हुआ ज्ञान या हमारे समाज से प्राप्त किया हुआ ज्ञान किस तरह से हमारे लिए बाधा पहुंचा सकती है और किस तरह से ये समाजशास्त्र के अध्ययन में हमको सहायता प्रदान कर सकती है। तो ये टर्म्स आपको समझना होगा। तो यहां पर समझिए, कहता है कि वो इसलिए कि समाजशास्त्र समाज के व्यवस्थित व वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि इस चैप्टर में आपको ये बतलाया जाएगा या यूं कह ले कि इस पूरे बुक में आपको ये समझाया जाएगा कि समाजशास्त्र भारतीय समाज से आपका परिचय कराया जाएगा, यानी आपको अवगत कराया जाएगा, लेकिन एक सहज बोध के नजरिए से नहीं बल्कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से। तो ये टर्म्स आपको समझना है कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज को आखिरकार किस तरह से डिफाइन किया जाता है और क्या समाज का मतलब होता है, इसको हम लोग जानेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल अच्छा सा देता हूं कि किसी या यहाँ देखिए हाईलाइट किया हुआ है ग्रीन से, किसी बुने हुए स्वेटर या अन्य वस्त्र के नए सिरे से बुनने के लिए पहले ही बुनाई का उधेड़ना पड़ता है। अगर आपको कोई स्वेटर, अभी मैं एग्जांपल दे रहा था संज्ञा का एग्जांपल लेकर, अगर कोई स्वेटर बुना हुआ है, अगर आपको उसको नए सिरे से बुनना है तो पहले की बुनाई को क्या करना होता है, उधेड़ना होता है। ठीक उसी तरह समाजशास्त्र को सीखने से पहले हमें समाज के बारे में अपनी पूर्व धारणाओं को उधेड़ना पड़ता है। जब जैसे ही हम लोग समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो भाई ये बेसिकली वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया गया है, तो ये तो मतलब जनरल सा बात है ना कि आप जैसे समाज के बारे में जानते हो सकता है कि आपकी जो पूर्व धारणा है वो गलत भी हो सकता है आप जिस समाज में पले बड़े हो उसी तरह का आपके पास नॉलेज आ गया हो, तो उसको क्या करना होता है, पूर्व धारणाओं को क्या करना होता है, उधेड़ना पड़ता है। ठीक है, वास्तव में समाजशास्त्र को सीखने के प्रारंभिक चरण मुख्यतः यह भूलने की प्रक्रिया ही शामिल है। तो देखिए अगर आपको समाजशास्त्र सीखना है तो क्या कहता है यहाँ पे, ये आपको पुरानी जो भूलने की प्रक्रिया है इसमें क्या होती है, शामिल है। यह आवश्यक है क्योंकि समाज के बारे में हमारा पहले से प्राप्त किया ज्ञान, हमारा सामान्य बोध एक विशिष्ट दृष्टिकोण से प्राप्त किया होता है। वही मैं बोल रहा हूं कि जैसे समाज में आप रहेंगे उस तरह का आपके पास नॉलेज होगा। यह उस सामाजिक समूह, देखिए एक यहाँ पे टर्म्स आया है सामाजिक समूह और सामाजिक वातावरण, यानी कि सोशल ग्रुप और सोशल इन्वायरमेंट का दृष्टिकोण होता है जिसमें हम समाजीकृत होते हैं। यानी कि वैसा नॉलेज हमारे पास आता है जिस सामाजिक समूह में हम लोग रहते हैं या जैसे सामाजिक वातावरण में हम लोग रहते हैं उसी तरह का हम समाजीकृत हो जाते हैं। समाजीकृत कहने का मतलब होता है बच्चों कि सोशियोलॉजिकल आप कह सकते हैं, यानी समाज द्वारा बनाए गए या निर्मित किए गए विधि विधान को हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसको हम लोग समझते हैं, उसी के अंदर समाज के बारे में उसी तरह का हम लोग के अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। हमारे सामाजिक संदर्भ, समाज एवं सामाजिक संबंधों के बारे में हमारे मतों, आस्थाओं एवं अपेक्षाओं का आकार देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि आस्थाएं गलत ही हैं, परंतु यह गलत भी हो सकती है। यानी जो पहले से आप कुछ आस्थाएं सीखे हुए हो सकता है, ये मतलब कोई जरूरी नहीं कि गलत ही हो, लेकिन गलत भी हो सकती है। तो याद रखिएगा, पूर्वाग्रह यानी पूर्व से आपने जो भी ग्रहण किया है, हो सकता है मे बी कि वो समाज के बारे में आपकी जो नॉलेज है वो गलत भी हो सकती है। तो हमारा बिना सीखा गया ज्ञान या सहज बोध सामान्य ज्ञान अक्सर हमें सामाजिक वास्तविकता का केवल एक हिस्सा ही दिखलाता है। इसके अतिरिक्त यह सामान्यतः हमारे अपने सामाजिक समूहों के हितों एवं मतों की तरफ झुका हुआ होता है। यानी कि जिस समाज में हम लोग समाजीकृत होते हैं, सोशोलॉजिकल होते हैं, यानी कि जैसे समाज द्वारा हम लोग को बनाया गया है, सिखाया गया है, वैसे समाज में हम लोग ढल जाते हैं। तो समाजशास्त्र के लिए ये क्या होती है, बाधा के रूप में भी साबित होती है। समाजशास्त्र इस समस्या का समाधान ऐसे दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत नहीं करता जिसके द्वारा संपूर्ण वास्तविकता को पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से देखा जा सके। ठीक है, वास्तव में जो समाजशास्त्रियों का विश्वास होता है वो ऐसे आदर्श पर होता है, वो लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ये एक आदर्श पर होता है, ये नहीं कि ऑब्जर्व किए। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या होते हैं, अपने समाज में रहते हैं, जो भी हम लोग अपने सामाजिक ग्रुप से या सामाजिक वातावरण से हम लोग जो भी ऑब्जर्व करते हैं, प्रेक्षण करते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, अपने अंदर ढाल लेते हैं। लेकिन जो समाजशास्त्री लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इसका एक विशेष तरीके से अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके ही उसके पर कोई भी निर्णय देते हैं। जैसा देखिए समाजशास्त्र के बारे में
यहाँ पर एक आपका डिफिनीशन दिया गया है, आप उसको भी आगे पढ़िएगा। यहाँ पर पहले हम लोग देख लेते हैं क्या कहा गया है कि समाजशास्त्र हमें यह सीखने का निमंत्रण देता है। देखिए ये सारे डिफिनीशन है समाजशास्त्र के, इसको ध्यान देते चलिएगा। समाजशास्त्र हमें यह सीखने का निमंत्रण देता है कि संसार को केवल हमारे अपने दृष्टिकोण के अलावा हमसे अलग लोगों के दृष्टिकोण से कैसे देखा जाए। यानी कि जो संसार है, संसार के जो हमारे अपने दृष्टिकोण है, जैसे हम लोग किसी लोगों को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं तो अलग लोगों के दृष्टिकोण से उसे हम लोग कैसे देख सकते हैं, इसी में हम लोग समाजशास्त्र में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। अलग अलग स्थितियों में, अवस्थितियों में से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के पक्षपात एवं अधूरेपन से परिचित होकर हम एक महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं। तो ये भारतीय समाज एक परिचय में आपको परिचय मिल रहा है भारतीय समाज के बारे में। कहता है कि मानव समाज के संदर्भ में निष्पक्ष वैज्ञानिक सत्य की ओर बढ़ना हो तो सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि सत्य एक नहीं है, और हाँ, प्रत्येक सत्य अपने आप में अपूर्ण है। जो भी सत्य है वो अपने आप में क्या है, अपूर्ण है। समाजशास्त्र के क्षेत्र में सत्य की बहुलता एक समस्या है, तो इसका समाधान है तुलना नाना प्रकार की अवस्थितियों से ऊपरी अलग अलग नजरियों से आमने सामने करना। यानी कि हर किसी का नजरिया अलग होता है समाज के बारे में। हर किसी मतलब एक व्यक्ति को आप किसी और नजरिए से किसी को देख सकते हैं, कोई और व्यक्ति हो सकता है कि उसको किसी और नजरिए से देख रहा हो, तो ये यहाँ पर डिपेंड करता है। कहता है कि समाजशास्त्र की जो स्वाभाविक जो मुद्रा होती है वो तुलनात्मक होती है, यानी आप इसका तुलना कर सकते हैं। क्या होती है ये? तुलनात्मक होती है। जैसे अभी एक एग्जांपल, मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा सर्वप्रथम, उसके पहले हम लोग इस पॉइंट को थोड़ा पढ़ लेते हैं, तब आप उस एग्जांपल को भी अच्छे से देखिएगा। कहता है समाजशास्त्र जो होता है हमें पूर्वाग्रह मुक्त करने का दावा तो नहीं करता, बल्कि हमें अपने व औरों के पूर्वाग्रह को पहचानने की क्षमता विकसित करने का वादा करता है। यानी कि जो पहले से आपके पास ग्रहण है, पूर्वाग्रह है, आपने जो पहले से प्राप्त किया है अपने समाज से, जो भी आपको नॉलेज प्राप्त है, जो भी आपने ऑब्जर्व किया है, उसका तो ये मुक्त करने का दावा नहीं करेगा। लेकिन हाँ, आप कैसे लोग मतलब लोग एक दूसरे को कैसे किस भावना से देखते हैं, ये विकसित, ये क्षमता जो कैपेसिटी है आप में विकसित करने का ये वादा करता है। अगर आपने समाजशास्त्र का अच्छे से अध्ययन कर डाला तो आप जान सकते हैं कि हाँ, हाउ मतलब कैसे एक लोग दूसरे लोगों को किस प्रकार से, किस नजरिए से देखते हैं, समाज के लोग दूसरे लोगों को किस नजरिए से देखते हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा। जैसे एक मजेदार बात मैं आपको बतलाऊं, जैसे आप अपने बारे में, जैसे हम लोग कहते हैं ना स्ववाचक, अपने बारे में सोचना, तो समाजशास्त्र आपको यह दिखा सकता है कि दूसरे आपको किस तरह देखते हैं। यूं कहें कि आपको यह सिखा सकता है कि आप स्वयं को बाहर से कैसे देख सकते हैं। इसे आप स्ववाचक कहते हैं और आत्मवाचक भी कहा जाता है। तो आपके एग्जामिनेशन में यहां से इंपॉर्टेंट टर्म्स बनता है कि आत्मवाचक क्या है और स्ववाचक क्या है। तो आत्मवाचक और स्ववाचक होता है कि आपको मतलब जब समाजशास्त्र में आप यह सीखते हैं कि स्वयं को आप बाहर से कैसे देख सकते हैं या दूसरे आपको किस तरह से देखते हैं, इसको हम लोग आत्मवाचक कहते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति आपको किस तरह से देखता है या आप अपने आप को बाहर से किस तरीके से देखते हैं, इसी को हम लोग स्ववाचक या आत्मवाचक कहते हैं। क्लियर? तो ये टर्म्स यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपका। अब देखिए, यह अपने बारे में सोचने, अब ऐसा होता है ना आत्ममुग्धता। आत्ममुग्धता मतलब समझते हैं अपने आप से ही अपनी उपलब्धियों पर खुश होना। खूब ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि ना मतलब आत्ममुग्धता इसमें ज्यादा नहीं होनी चाहिए, समीक्षा और आत्ममुग्धता ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अपने आप की दुनिया से ऊपर समझना, मतलब हम हैं तो मैंने एग्जाम क्लियर कर दिया, मैंने ये किया वो किया, तो आत्ममुग्धता जो होती है वो कम होनी चाहिए इसमें। ठीक है? और सबसे सरल भाषा में अगर कहा जाए तो कहा जाता है कि भारतीय समाज और इसकी संरचना की समझ आपको एक सामाजिक नक्शा प्रदान करती है। बिल्कुल नक्शा तो प्रदान करती है भाई। स्वयं का सामाजिक नक्शे में पता लगाना इस अर्थ में उपयोगी हो सकता है कि इससे आपको यह जानकारी मिलती है कि समाज में दूसरों से संबंध आपकी स्थिति क्या है। यानी मैंने आपको बताया कि जो समाज शास्त्र की आपकी स्टडी है वो तुलनात्मक है, तुलना करके आप इसको पढ़ सकते हैं। यानी समाज शास्त्र की जो स्वाभाविक मुद्रा है वो तुलनात्मक होती है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको एक दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप मान लीजिए, जस्ट एग्जांपल लीजिए कि आप भारत में हैं, ठीक है, भारत के किसी राज्य से बिलोंग करते हैं। एग्जांपल के लिए आप अरुणाचल प्रदेश को ही ले लीजिए। तो आप भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में रहते हैं, तो अगर आप भारत का अगर इसका भौगोलिक नक्शा में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो राज्य है वो भारत के उत्तरी पूर्वी कोने में है। अरुणाचल प्रदेश भारत के उत्तरी पूर्व कोने में है ना स्थित है। तो आपको यह भी पता चलेगा कि आपका राज्य
अनेक बड़े राज्य जैसे उत्तर प्रदेश हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, महाराष्ट्र हो गए, राजस्थान हो गया, इसकी तुलना में आपका राज्य छोटा है ना। आपका जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, आप अरुणाचल प्रदेश में रह रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, तो आप अरुणाचल प्रदेश में है तो आपका राज्य जो है वो विभिन्न राज्यों से, अलग अलग राज्यों से छोटा भी है, जैसे उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से आपका राज्य छोटा है, परंतु आपका राज्य कुछ और राज्यों से बड़ा भी है, जैसे मणिपुर से, गोवा से, हरियाणा, पंजाब इत्यादि, इन राज्यों से आपका राज्य क्या है, बड़ा भी है। तो कुछ राज्यों से आपका राज्य छोटा भी हो जा रहा है और कुछ राज्यों से आपका राज्य बड़ा भी हो जा रहा है, यानी आप तुलना कर रहे हो, ठीक है। और यदि यही आप प्राकृतिक विशेषताओं पर ध्यान देंगे, एक तो हो गया आपका ये बड़ा छोटा का बात, अगर प्राकृतिक विशेषताओं पे भी ध्यान देंगे तो आपको यह जानकारी मिलेगा कि आपका जो अरुणाचल प्रदेश भूभाग है वो पर्वतीय है, वनों से भरपूर है, पर्वत है, अरुणाचल प्रदेश में पूरा वन है, भरपूर है, आप भारत के उत्तरी पूर्वी कोने में स्थित है। तो यहाँ कौन से प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं एवं इसी तरह की अन्य बातों पर आप जान पाएंगे। तो एक तुलनात्मक करके आप तुलना करके इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो इन समाजशास्त्र, इन सोशियोलॉजी हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं और बाय कंपेयर समाजशास्त्र की जो स्वाभाविक स्थिति है, स्वाभाविक मुद्रा को समझते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया, एक तुलनात्मक सामाजिक नक्शा आपको समाज में आपके निर्धारित स्थान के बारे में बता सकता है। अगर आप तुलना करेंगे किसी और लोगों से, अपनी तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ समाज में भाई मेरी क्या स्थिति है। अगर आपको अपने समाज में आपकी स्थिति के बारे में पता लगाना है तो आप क्या कीजिए, तुलना कीजिए। जब आप तुलना करते हो तो आपको सामाजिक नक्शे में आपका अपना निर्धारित स्थान आपको पता चल सकता है। उदाहरण के लिए आप अभी 17 या 18 वर्ष की आयु में है, मतलब 16 प्लस तो है ना भाई, तो आप उस सामाजिक समूह के सदस्य हैं जिसे युवा पीढ़ी कहा जाता है, युवा कहा जाता है। और भारत की जो लगभग 40% जनसंख्या जो है वो आपसे छोटी उम्र का है या आपकी उम्र का है, एग्जाम्पल है ना। तो अगर किसी भी विशेष क्षेत्रीय भाषाएं समुदाय, जैसे गुजरात हो गया, जो गुजरात के लोग गुजराती भाषा बोलते हैं, आंध्र प्रदेश के लोग तेलुगु भाषा बोलते हैं, तो संबंधित हो गए। अब आपके माता पिता जो होंगे वो किसी न किसी व्यवसाय से, आपके परिवार की आय के मुताबिक आप एक आर्थिक वर्ग से भी रिलेटेड होंगे। जैसे अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप उच्च वर्ग के हैं, आर्थिक स्थिति अगर मध्यम है तो मध्य वर्ग के, और सबसे कम है तो निम्न वर्ग के हैं। तो वर्गों के आधार पे भी आपको यहाँ पे क्या जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है। तो आप एक विशेष धार्मिक समुदाय, एक जाति या जनजाति, ऐसे किसी भी अन्य सामाजिक समूह के सदस्य भी हो सकते हैं, यानी कि तुलना की जाती है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या देखा, जैसे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये अपनी तुलना करी कि मैं तो 18 वर्ष का हूँ भाई, तो 18 वर्ष का हूँ तो मैं तो युवा पीढ़ी के अंतर्गत में आऊंगा। सेकेंड आपने तुलना क्या किया कि मेरे पिताजी के पास इतनी धन संपत्ति है, तो हाँ मैं क्या हूं, मैं उच्च वर्ग का हूं, मैं मध्यम वर्ग का हूं, मैं निम्न वर्ग का हूं, ये आपको पता चला। क्लियर। तो इस तरह से अगर आप कास्ट के बारे में, समुदाय के बारे में, हाँ देखिए एक टर्म्स है समुदाय, समझ लीजिएगा। समुदाय का मतलब क्या होता है, एक कम्युनिटी कहते हैं जहां पर एक तरह के लोग ज्यादा रहते हैं, ठीक है। जाति, जनजाति, समुदाय, तो आपके एग्जाम में डिफिनीशन इसके बहरहाल पूछे ही जाते हैं। समुदाय से आप क्या समझते हैं, जाति से क्या समझते हैं, जनजाति से क्या समझते हैं। तो टर्म्स ऐसे हैं कि इसको मैं तो जब क्वेश्चन आंसर अपने तरीके से कराऊंगा तो इन सभी टर्म्सों पे आपको लिखवा भी दूंगा, साथ ही साथ पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड भी कर दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम से आप प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको पीडीएफ सिंपल टेलीग्राम पे ना मिले तो आप प्ले स्टोर से सॉफ्ट स्टडी ऐप को डाउनलोड करें, वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएगी। अब देखिए हम लोग बात कर रहे थे, हाँ तुलनात्मक, तो हम लोगों ने तुलना करना सीख लिया, किस तरह से हमें तुलना करना है। आपको एक राज्य का एग्जाम्पल देकर भी समझाया गया, साथ ही साथ आपको आपके एग्जाम्पल के तौर पे ही समझाया गया कि आप कैसे अपने स्थान का निर्धारण कर सकते हैं, आपको कैसे पता चल सकता है कि आपके समाज में आपका कैसा स्थान है, तो आप इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। समाजशास्त्र आपको समाज में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के समूहों, उनके आपसी संबंधों एवं आपके अपने जीवन एवं उनके महत्व के बारे में बतलाता है। तो क्या आपके महत्व हैं, क्या आपके आपसी संबंध है, आप समाज में पाए जाते हैं, समाज में आप रह रहे हैं तो किस प्रकार के समूह में आप रह रहे हैं, ये सारे टर्म्स आपको समाज शास्त्र के अंतर्गत जब आप पढ़ते हो तो इसके बारे में आपके पास नॉलेज होता है, अंडरस्टैंडिंग का भी नॉलेज होता है, और आपके पास इतनी कैपेसिटी आ जाती है, एबिलिटी आ जाती है कि आप इन सभी टर्म्स को क्लासिफाइड करके अच्छे से समझ सकते हो, ठीक ना। तो परंतु देखिए अब यहाँ पर जैसा कि हम लोग एक जैसे मतलब समाजशास्त्र को डिफाइन करने की बात करें तो इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है, एक अमेरिकी समाजशास्त्री जिनका नाम है, याद रखिएगा, सी राइट मिल्स। देखिए नाम आपको याद रखना होगा, सी राइट मिल्स। मैं एक बार बोल देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सी राइट मिल्स का नाम आपने सुना होगा। तो सी राइट मिल्स ने लिखा है कि समाजशास्त्र आपकी
व्यक्तिगत परेशानियों एवं सामाजिक मुद्दों के बीच की कड़ियों एवं संबंधों को उजागर करने में भी मदद करता है। देखिए, व्यक्तिगत परेशानियां, जैसे आपके पास विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत चिंताएं होती है, आपके पास समस्याएं होती है, आपके पास परेशानियों का भरा होता है। तो व्यक्तिगत परेशानियां कहने का मतलब हुआ कि आपके पास जो भी व्यक्तिगत चिंताएं हैं, आपके पास व्यक्तिगत जो भी समस्याएं हैं, तो वो सब आपके व्यक्तिगत परेशानियों के अंतर्गत आ गए। और यही अगर सामाजिक हम लोग बात करें, सामाजिक मुद्दा, तो ये बड़े समूहों से संबंधित होता है। बड़े समूह से, जैसे कोई भी समाज से रिलेटेड जो भी मुद्दा हो गया, तो ऐसे होते हैं। उदाहरण के लिए आपके परिवार का अगर व्यक्तिगत हम लोग परेशानी देखें, तो उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, आपके परिवार का कोई भी बड़ा सदस्य, आपके भाई या बहन या दोस्त के साथ आप जो व्यवहार करते हैं, वो उससे अगर आपको खुशी नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि ये आपकी व्यक्तिगत परेशानी है। तो ये आपका होता है। सामाजिक परेशानियों का मतलब आपने समझा, जो समूहों से रिलेटेड होता है, संबंधित होता है, एक व्यक्ति से संबंधित नहीं होता, उसे हम लोग सामाजिक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको समझिए, अच्छे से समझते चलिए। साथ ही साथ अभी देखिए, जैसे हम लोग एक मुद्दा हम लोग ले लेते हैं, जैसे सामाजिक मुद्दे के हम लोग, जैसे आपने व्यक्तिगत मुद्दा तो समझ लिया, सामाजिक मुद्दा ले लेते हैं। जैसे बेरोजगारी की मुद्दा हो गई, तो बेरोजगारी क्या हुआ, तो ये एक सामाजिक मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है। तो बड़े समूहों की जो मुद्दा होती है वो एक सामाजिक मुद्दे होती है, और व्यक्तिगत जो मुद्दे होती है वो व्यक्तिगत होती है, व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स होता है, तो व्यक्तिगत समस्याएं होती है। तो इस तरह से पी राइट मिल्स ने अच्छे तरीके से इसको अच्छे से डिफाइन भी किया है। तो याद रखिएगा, सी राइट मिल्स ने लिखा था कि समाजशास्त्र जो है आपकी व्यक्तिगत परेशानियों को एवं सामाजिक मुद्दों के बीच की कड़ियों को, संबंधों को उजागर करने में भी मदद करता है। तो ये टर्म्स आप समझेंगे। जैसे बूढ़ा लोग हैं, तो एक बहुत ही बूढ़े लोगों का, जैसे आपने सुना वृद्धा पेंशन, ये सारी चीज, तो उनकी ये सामाजिक मुद्दा है, सारे लोग मिलकर करते हैं। तो और जैसे बेरोजगारी हो गया, ये सब सामाजिक मुद्दा आ गया। व्यक्तिगत मुद्दा, सामाजिक मुद्दा क्लियर है आपका। एक देखिए, एक टर्म्स है यहाँ पे सांप्रदायिकता, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनलिज्म। सांप्रदायिकता क्या होता है जी? एक धार्मिक समुदाय का दूसरे धार्मिक समुदाय के प्रति विद्वेष को हम लोग क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं। सांप्रदायिकता भी हमारे अंदर, हमारे देश में है। जातिवाद कहने का मतलब होता है कि कुछ जातियों द्वारा कुछ अन्य जातियों का बहिष्कार या उत्पीड़न करना। ठीक है, जैसे जातिवाद करना, तुम बड़े जाति को, मैं छोटे जाति का हूं। जैसे नाना प्रकार के हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। एक है उच्च जाति का व्यक्ति जो निम्न जाति, एक जो व्यक्ति है वो निम्न जाति में पैदा हुआ है तो निम्न जाति का हो गया, कोई उच्च जाति में पैदा हुआ है तो उच्च जाति का हो गया। तो जो उच्च व्यक्ति होते हैं ना, उसको नीचा मानते हैं जो निम्न जाति में पैदा हुआ। तो ये जातिवादी की प्रक्रिया है। अब जातिवादी के साथ साथ बहुत सारी और भी प्रक्रिया है हमारे समाज में। देखिए, पहला तो सांप्रदायिकता हो गया, जातिवाद हो गया, और कुछ लैंगिक असमानताओं के, जैसे पुरुष एवं स्त्रियों में। तो जैसे जो महिलाएं होती हैं, जो पुरुष होते हैं, तो क्या होते हैं, उनमें लैंगिक असमानताएं हो जाती है। मतलब उसके आधार पे भी लोग क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं कि नहीं, लड़की है, लड़का है, महिला है, पुरुष है, होते हैं ना। तो ये इसके बारे में तो आपको नॉलेज अच्छे से है। इस तरह से हमने इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से भारतीय समाज के बारे में इंट्रोड्यूस करा, हमने पढ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए, कहता क्या है, इस तरह के सामाजिक नक्शे एक स्वरूप हमें बचपन में ही सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि देखिए, समाजशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी शुरुआत आप जीरो से नहीं करते हो बच्चों। समाजशास्त्र के बारे में आपको पहले से ही जानकारी होती है, क्योंकि आप इसी समाज में पले बढ़े हो, तो आपके पास समाज के बारे में जानकारी पहले से ही होगी। तो समाज शास्त्र की शुरुआत आप कभी भी जीरो से नहीं करते हैं। समाज शास्त्र के बारे में आपके पास नॉलेज पहले से ही आपके समाज से गेन किया हुआ होता है। तो इस तरह से हमने आज भारतीय समाज के बारे में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से भारतीय समाज में इसका एक परिचय किया। और इस जो पाठ्य पुस्तक है, ये जो पूरा जो बुक है, इस पूरे बुक में आपको यही पढ़ना है। भारतीय समाज से आपका परिचय कराया जाएगा, लेकिन सहज बोध के नजरिए से, समाजशास्त्रीय सहज बोध के नजरिए से नहीं, बल्कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से कराया जाएगा। ये टर्म्स मैंने आपको पहले ही बताया है। जैसे अगर हम लोग अपने एग्जाम्पल ले लें, जैसे भारत में एक समाज का गठन कब हुआ? जब अंग्रेजों ने भारत को उपनिवेश किया। उपनिवेश एक टर्म होता है जिसको आप अंग्रेजी में कोलोनियलिज्म कहते हैं, यानी कि जब बड़े जो देश होते हैं, साम्राज्यवादी देश होते हैं, वो जो छोटे राष्ट्र होते हैं उस पर अपनी सरकार को स्थापित करते हैं। जैसे अंग्रेजों ने हमारे यहाँ करा। तो उपनिवेशवाद का मतलब होता है गुलाम कर लेना, यानी उस पर राज करना, अपने सरकार द्वारा शासन चलवाना। तो ये होता है। तो अगर हमारे यहाँ उपनिवेशवाद नहीं होता, अगर हम लोग गुलाम नहीं होते, तो क्या हमारे समाज में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती? नहीं होती। तो उपनिवेशवाद ने ही हमारे यहाँ राष्ट्रवाद को भी जन्म दिया है। अगर आप गुलाम होगे तभी आपके पास राष्ट्रवाद की भावना आएगी। तो जब
गुलाम हुए, उपनिवेशवाद हुए, तो आपके पास राष्ट्रवाद की भावना आई, ये आपको समझना होगा। इसी तरह से पूरे मतलब भारत के लोग क्या हुए, जितने भी समाज के लोग थे वो एक हुए, एकजुट हुए। और राष्ट्रवाद का भावना का मतलब ही होता है कि एकजुट होना, तो उपनिवेशवाद नहीं अपने शत्रु राष्ट्रवाद को भी जन्म दिया है। तो इस तरह से ये टर्म्स हुआ। अभी हम लोग समुदाय के बारे में आप समझ लीजिएगा। समुदाय का मतलब क्या होता है, कम्युनिटी से आप समझ लीजिएगा। समुदाय का एक डिफिनीशन आपके एग्जामिनेशन में अच्छे तरीके से पूछा जाता है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से भारतीय समाज के बारे में इंट्रोड्यूस किया, जाना पहचाना। और हम लोगों को जो भी चैप्टर से आगे देखिए सेकंड चैप्टर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया कि पाठ्य पुस्तकों का पूर्व दर्शन, तो इसे आप स्वयं से पढ़ेंगे। और स्वयं से पढ़ते हुए आपको पता है 2 बुक पढ़ने हैं। 2 बुक में से पहला बुक आपका भारतीय समाज के बारे में परिचय कराएगा आधारभूत संरचनाओं से, और सेकंड जो बुक है उसमें आपको भारत के सामाजिक परिवर्तन और उसके विकास की विशिष्टियों पर उसका ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो इसको आप अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जितना भी वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।